पंजाब से, जहां पर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बॉर्डर से सटे अमृतसर के इलाके में टिफिन बॉक्स बरामद हुआ। बच्चों के टिफिन बॉक्स में आईडी बम फिट किया गया था और इसके साथ ही 3 डेटोनेटर, 5 हैंड ग्रेनेड और 100 9mm कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ड्रोन से हथियार गिराए गए थे। आईडी बम में 2 किलो आईडीएक्स लगाया गया था। स्विच के जरिए टाइम बम बनाया गया था। मैग्नेट लगाकर बम को ऐसा बनाया गया था कि अगर इससे किसी भी तरह की कोई भी मिस हैंडलिंग होती है तो फिर वहां धमाका हो सकता है। फोन के जरिए भी बम को ऑपरेट किया जा सकता था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टली के इलाका अमृतसर का, जहां पर ड्रोन के जरिए ये टिफिन बम गिराया गया। अभी तक खबरें जम्मू और कश्मीर की सरहद पर आ रही थी पाकिस्तान की नापाक ड्रोन वाली साजिश की, लेकिन अब पंजाब की तरफ से भी ड्रोन की साजिश पाकिस्तान कर रहा है। दिस इज टिपिकल हमारे यहाँ ड्रोन के माध्यम से the first time we made our recovery was in September or October of 2019, करीब 2 साल पहले ड्रोन की डिलीवरीज हुई हैं। पंजाब में भी हो रही हैं, J&K में भी हो रही हैं और ये ड्रोन साइटिंग्स हुई हैं। एंड दैट इज द असेसमेंट। आई मीन 2 to 3 kg तो उसमें RDX ही है। सो द टोटल I mean, I will not hazard a guess on this. I mean, it will be irresponsible on my part. I can't. I mean, depends, where it is used and how it is used. आगे बढ़ेंगे। संसद में आज मॉनसून सत्र के 14वें दिन भी लगातार हंगामा हुआ है। बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच एक बिल पर विपक्ष सरकार के समर्थन में नजर आया। ओबीसी संविधान संशोधन बिल को लेकर सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में समर्थन दिया। राज्यों को मिल जाएंगी ज्यादा शक्तियां और इसी को लेकर 18 विपक्षी दल, पहले सुबह बैठक हुई थी तमाम विपक्षी दलों की, उसी में इसको लेकर सहमति बनी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसको लेकर बताते नजर आए। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आज का दिन भी कई बार हंगामे की वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। उनसे पहले पूछा क्या चाहते हो तो उन्होंने 3 इशू बताए। उन 3 इशू पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ही सहमति प्रकट की थी। पेगासस इशू पे अगर वो मंत्री के हाथों से कागज नहीं फाड़ते तो आज ये परिस्थितियां नहीं बनती, क्योंकि एक माननीय मेंबर को सस्पेंड करना पड़ा और विषय आया जब माफी मांगने का तो उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे। इतना बड़ा गलत आचरण करके भी कोई माफी नहीं मांगते हैं तो हाउस को चलाना कौन नहीं चाहता, चलाना कौन चाहता है, ये तो आप भी जज कर सकते हो ना। हम बोलते हैं तुम सुनते रहो, हम करते हैं तुम देखते रहो, हम करते हो मान्यता करते रहो। उसको आप संविधानिक भी नहीं कह सकते हो और जनतंत्र को भी इसके ऊपर आ जाती है। अब जब विपक्ष ये सत्र के शुरू से लेकर मांग कर रही है पेगासस पे चर्चा हो, मुझे समझ में नहीं आता। आप निवेदन करके, वो भी एक मंत्री जी के साथ हाथ में निवेदन करके छोड़ देते हो। इतनी आसान बात समझते हो आप लोग, क्योंकि दबाना चाहते हो। ये जो तंत्र उन्होंने अपनाया है उसके खिलाफ सारे विपक्ष इकट्ठा हुए और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं। विरोध पार्टी के जितने भी नेता है और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बिल का हम समर्थन करेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं आज जो पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन हो रहा है उसी वक्त वो चर्चा करके उसको पास करना चाहिए। We have already said, we have given suo motu statement, and the day one we are telling we are ready for other issues for the discussion. They are not allowing you see the tweet of Mr. Derek O'Brien, and he is all along telling that till 13 there is no discussion, there is no deliberation, there is no business. This is repeatedly they are telling. Is it the mistake of Prime Minister? And speaking irresponsibly has become the habit of opposition. न डरने की जरूरत है, न डराने की जरूरत है, न भ्रम में रहने की जरूरत है, न भरमाने की जरूरत है।
अब आपने जो है वो एक पूरे के पूरा माहौल बना रखा है भ्रम पैदा करने का, लोगों को भरमाने का, और उसके अलावा आप अपने आप को कानून से सबसे ऊपर मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। आज भी जो है वो आपकी सामंती विरासत और सन की सियासत जो है वो सर चढ़ करके बोल रही है। तो इसलिए जो है वो आपको लगता है कि आपको तो कोई टच नहीं कर सकता, आप सबसे महान हैं। पिछले 3 हफ्ते में हुआ वो लोकतंत्र का कत्ल है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, संविधान की हत्या की गई है। धारा 107 संविधान की, उसके साथ साथ जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है लोकसभा के, राज्यसभा में भी ऐसे नियम होंगे, उन सब का उल्लंघन करते हुए, उन सबको शिथिल करते हुए इस सरकार ने जोर और जबर से ऐसे कानून पारित करवाने की कोशिश की है और करवाए हैं जिनका बहुत दूरगामी परिणाम भारत की आने वाले भविष्य पे, भारत की आने वाली पीढ़ियों पे पड़ेगा। और बात असम और मिजोरम विवाद की कर लेते हैं, जो प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है, क्योंकि आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 26 जुलाई की खूनी झड़प के बाद असम और मिजोरम में तल्खी लगातार बनी हुई है। असम मिजोरम का विवाद प्रधानमंत्री के दरबार तक पहुंचा। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में मिजोरम से सीमा विवाद पर चर्चा हुई। पीएम से मिलकर हिमंता गृह मंत्री अमित शाह के घर गए। जुलाई की झड़प के बाद से ही असम और मिजोरम में तनाव है। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी और आइजोल तक हलचल है। लोगों में काफी गुस्सा है, लोगों में काफी उत्तेजना है, लोग आहत भी है और वो चाहते हैं कि थोरो इन्वेस्टिगेशन 26 तारीख की घटना में हो, जिसमें पुलिस फायरिंग के अंदर असम पुलिस के 6 लोग मौजूद पुलिस के हाथों मारे गए। तो असम सरकार और मिजोरम सरकार दोनों सहमत हैं कि इसका फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए। केंद्र के दखल के बाद असम और मिजोरम में हालात बेहतर हुए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शांति बहाली की बात कही। मिजोरम ने असम के सीएम के खिलाफ की गई एफआईआर रद्द कर दी। असम और मिजोरम के पुलिस बलों में खूनी संघर्ष के 12 दिन बाद आर्थिक नाकेबंदी खुली। ट्रक असम के साथ लगी विवादित सीमा को पार कर मिजोरम में प्रवेश कर पाए, लेकिन शनिवार को असम में मिजोरम के ट्रकों पर हमले के बाद कई ट्रक वाले डरे हुए हैं। वो लिखित भरोसा चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में ट्विटर मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने से नाराज थे। इनका कहना था कि पार्टी की आवाज दबाई जा रही है। आपको बता दें, 2 दिन पहले कांग्रेस की तरफ से शिकायत ये की गई थी कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। इस पर ट्विटर की भी सफाई आई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है। युवा कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है ट्विटर हेडक्वार्टर के ठीक बाहर, और वजह है राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट जिसको ब्लॉक किया गया है। इस समय मेहरौली के आसपास दिल्ली में जो ट्विटर का हेडक्वार्टर है उसके बाहर इस समय पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में लगातार टसल, लगातार एक दूसरे से बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते हुए तमाम कार्यकर्ता, यहाँ पर इनके हाथों में तख्तियां हैं कि आखिरकार राहुल गांधी का अकाउंट किसके दबाव में ब्लॉक किया गया। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका प्रदर्शनकारी है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास है हमारे साथ। श्रीनिवास, क्या है आपका? एक मिनट पुलिस देखिए किस तरीके के ट्विटर इंडिया ने जो बलात्कारी के सामने गुड्डे किया है, शर्म आना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो आवाज उठाया है, राहुल गांधी जी का एक आदमी का आवाज नहीं है, 130 करोड़ का आवाज, 130 करोड़ का आवाज है। आज उनका ट्विटर को ब्लॉक करने में लगा है और पूरा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता को इन लोग ने ट्विटर से ब्लॉक करने का काम किया। स्थिति है यहाँ पर पुलिस के साथ लगातार धक्का मुक्की, रस्साकशी यहाँ पर
पूरे जोर जबरदस्ती इस समय चल रहा है। पुलिस को अच्छा खासा मशक्कत करना पड़ रहा है रोकने के लिए इन प्रदर्शनकारियों को। और यहाँ पर इस समय जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का बल प्रयोग भी किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो ये सड़क पर देख सकते हैं। देश में कोरोना प्रोटोकॉल लागू है, लेकिन विधायक और नेता ही इसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के जन्मदिन का जश्न कुछ इस तरीके से मना कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल ही भूल गए। किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। कोविड की तीसरी लहर का खतरा है तो क्या हुआ? इसके लिए तो नेताजी का जन्मदिन जरूरी है। ये मुंबई के गोवंडी इलाके की तस्वीर है। ये भीड़ जुटी है इलाके के विधायक समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के स्वागत में। तस्वीरें देखिए किस तरह अबू आजमी अपने समर्थकों के हुजूम के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। जश्न के लिए बाकायदा बग्घी पर जुलूस निकाली गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया। तस्वीरें जब वायरल हुई तो महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। मुंबई की शिवाजी नगर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू असीम आजमी समेत 18 लोगों के खिलाफ पैंडेमिक एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र अब तक कोरोना की मार से उबर नहीं पाया है। पूरे प्रांत में डेल्टा वेरिएंट के 45,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिनमें कई मरीज मुंबई के हैं। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि का कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ना बेहद चिंता में डालने वाली बात है। लेकिन अबू आजमी इस मामले में अकेले नहीं हैं। कानपुर की ये तस्वीर देखिए। कल कानपुर के बिठूर में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बड़ी जनसभा की, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। हजारों की संख्या में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में ज्यादातर के चेहरे से मास्क नदारद थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। ये तब हुआ जब कानपुर में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू है। बिठूर की जनसभा से पहले अध्यक्ष का गंगा बैराज पर जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ भी वही नजारा दिखा। ये तस्वीर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की है। देखिए किस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर परिसर में उमड़ा है। कल मौका हरियाली अमावस का था और आस्थावान लोगों की भीड़ बांके बिहारी के दर्शन को उमड़ पड़ी। न कानून का खौफ, न कोरोना का डर। इस तस्वीर को देखकर लगता है मानो यूपी में हालात सामान्य हो गए हों, जबकि यूपी में अभी भी धार्मिक स्थलों के भीतर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी है। बेशक कोरोना की लहर थम चुकी है, जनजीवन सामान्य हो रहे हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर कोरोना संबंधी पाबंदी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में लोगों के लापरवाही भरे इस व्यवहार से डर पैदा होता है कि कहीं इसका खामियाजा फिर से देश को न भुगतना पड़े। आज तक ब्यूरो। और अब बात लालू कुनबे में पोस्टर वॉर की। कल तेज प्रताप के पोस्टर से तेजस्वी गायब थे। दोनों भाइयों में खींचतान के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, तो 24 घंटे में तेजस्वी की पोस्टर में वापसी भी हो गई। आरजेडी ने इसे गलती बताया, लेकिन अब तक तेज प्रताप ने खुद आकर गलती वाली बात नहीं की है। रात में कुछ शरारती तत्वों ने तेज प्रताप यादव के उस पोस्टर पर कालिख पोत दी और फिर रातों रात उस पोस्टर को आरजेडी कार्यालय से उतार लिया गया। और आज हम देख रहे हैं दोबारा से तेजस्वी यादव जो है उनकी तस्वीर यहाँ पर आरजेडी दफ्तर पे लगाई है। और यहाँ पर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी जो है इन पोस्टरों में नजर आ रहे हैं। लेकिन कल
जहां तेज प्रताप के उस पोस्टर से तेजस्वी यादव को बाहर रखा गया था, वहीं आज जब पोस्टर बदला गया है और तेजस्वी की तस्वीर लगाई गई है तो इस पोस्टर पे से तेज प्रताप यादव को जो है वो बाहर रखा गया है। यानी कहीं न कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दोनों भाइयों के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है और दोनों के बीच कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई भी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और पोस्टर वॉर पर क्या कह रहे हैं आरजेडी नेता शक्ति यादव, सुनवाते आपको। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व विधायक और पार्टी के प्रवक्ता। शक्ति जी, क्या हो रहा है पार्टी में दोनों भाइयों के बीच में? लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो लगता है कि आप लोग आकलन करने में कहीं भूल कर गए हैं क्या? तेज प्रताप यादव ने तो मंच से कल ही खत्म कर दिया मामला कि जिसने भी मानवीय भूल बस लगाया है, अब एक दिन का कार्यक्रम था, लग जाता है का? कोई भी कार्यक्रम देखिएगा जब भी कोई यहाँ होता है तो लग जाते हैं, फिर वो हट जाते हैं, जो हमारा पहले से जो मानक तय हो पोस्टर रह जाते हैं। अब सवाल उठता है कि तेज प्रताप जी ने स्वयं कल जब कह दिया कि हमारे मुख्यमंत्री वही हैं, नेता वही हैं, हमारा अर्जुन वही है, तो कुछ बच गया क्या? अब जो लोग खोज रहे हैं, बाल की खाल नोच रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। मेरा साफ मत है कि अगर निहारना है, विखंडन निहारना है, खंडन निहारना, तो जदयू की तरफ जाइए, जहां ललन सिंह जी का फोटो गायब, नीतीश जी का फोटो गायब, वहां अभी भी लगा हुआ फोटो बगल में, चल जाइए ना, गायब है ललन सिंह जी। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब है, वहां का सवाल है, यहाँ कोई सवाल नहीं। यहाँ एक विचारधारा, एक नीति, एक नेतृत्व। पूरा देश टकटकी लगाए ओलंपिक पदक वीरों का इंतजार कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले विजेता एथलीट्स बस थोड़ी ही देर बाद स्वदेश लौट रहे हैं। इन पदक वीरों के स्वागत में दिल्ली से लेकर इनके घरों तक जबरदस्त तैयारी है। सबसे ज्यादा निगाहें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर टिकी हैं। नीरज के माता पिता बेटे से मिलने पानीपत से दिल्ली पहुंच चुके हैं। It doesn't matter, so just have fun, young man. Let it fly. और कुछ इस तरह भव्य आतिशबाजी के साथ संपन्न हो गया दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला। जापान की राजधानी टोक्यो में 17 दिन चले इस खेल महाकुंभ यानी ओलंपिक अगर कोविड महामारी के बीच सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए जाना जाएगा तो हम हिंदुस्तानी इस ओलंपिक को गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की महान उपलब्धि के लिए भी याद रखेंगे। It doesn't matter, so just have fun, young man. 87.58 मीटर भाला फेंककर देश को ओलंपिक स्वर्ण दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का देश पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा है। दिल्ली से लेकर पानीपत तक जश्न की तैयारी है। नीरज कई बार घर से दूर गए होंगे लेकिन इतनी बेकरारी कभी नहीं थी। बेसब्री ऐसी कि पानीपत में इंतजार करना मुश्किल हो गया। बेटे के स्वागत में मां मिठाई का डिब्बा लेकर दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली की तैयारी हो रही है। दिल्ली जा रही, कुछ ले जा रही हूँ उसके लिए? हाँ जी, मिठाई सारी चीज तैयार कर रख, पैकिंग कर रखी। पैक मिठाई ले जा रही है साथ में? मिठाई लेके जाके और वहीं पर खिलाएंगे उसे? हाँ, वहीं खिलाएंगे। बेटे को साथ लेकर के आना है या वो जब तक वहाँ रहेगा उसके बाद ही? नहीं जी, वहाँ रहे तो बंदा 20 दिन लेटे आओगा। लेकिन कम से कम तसल्ली मिल जाएगा, आज आप उसको देखें। हाँ, आज उसको देखने को जी मन खुश हो जाएगा। पापा चाचा सब सुबह सुबह अपने लाल को गले लगाने पानीपत से दिल्ली रवाना हो गए। रवाना होने से पहले आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अब वो कहाँ जाएंगे, ध्यानचंद स्टेडियम जाना है, तो वहाँ एक संभावित जगह देखकर कि कहाँ परिवार आज बेटे से मिल पाएगा, उसकी तैयारियां होंगी। ये 20 सदस्यों का ये जो पूरा कुनबा है, 20 लोग रहते हैं और एक ही घर में रहते हैं और पूरा का पूरा परिवार इंतजार कर रहा है।
24 घंटे ढोल की थाप चलती रही और किसी के पैर नहीं रुके। अब सुबह की तैयारियां हैं, सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं घर पर। ज्यादातर परिवार के सदस्य हैं वो इसी तैयारियों में है कि क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, क्योंकि बेटा घर लौट कर आ रहा है और इस बार बेटा कहीं घूम फिर कर नहीं, स्वर्ण पदक हिंदुस्तान के लिए लेकर के आया है। तो उनके पिता, उनके चाचा और उनके दूसरे चाचा, करीबन चारों भाई, उनमें से 3 कम से कम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो सतीश जी, बेटे को लेने जा रहे हैं, क्या क्या तैयारियां होंगी, क्योंकि पूरे देश की नजर उस स्वर्ण पदक विजेता पर जिसने हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर दिया। जी देखो, हमें अपार खुशी होगी, बस उस बच्चे के आने का इंतजार है। अपना पूरा भारतवर्ष इंतजार कर रहा है चीयर करने के लिए कि कब वो बच्चा लौटे, हमें चीयर करने का मौका मिले। बहुत खुशी का मौका है। इस बार कितने दिनों तक जश्न चलेगा? अब तो ओलंपिक का गोल्ड है। देखो, जब तक चाहेंगे अपने भारतवासी तब तक चलता ही रहेगा। चाचाओं की यारी भतीजों के साथ अलग होती है, वो जैसे जो दोस्त होते हैं, और आपकी तो उम्र भी काफी कम है, बहुत ज्यादा उम्र का फासला लगता नहीं है, तो चाचाओं की दोस्ती किस तरह से होगी? बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। कभी बच्चों के साथ हम लोगों ने हिटलर चाचा वाला एक आध रोल करना भी पड़ा कई बार ऐसा, लेकिन वो मेंटेन नहीं किया हम लोगों ने। तो खुशी इतनी है कि जिस परिवार में कोई बच्चा देश को गर्वित करा पाए, विदेशों में भी शोहरत दिला पाए, तो उस परिवार की खुशी का ठिकाना होता ही नहीं। तो यहाँ मैं बात करूंगा कि बहुत दिन तक ये सेलिब्रेशन चलने वाला है। चाचा क्या देंगे भतीजे को इस बार? इस जीत पर भतीजे को क्या तोहफा मिलेगा? जो मांगेंगे वही देंगे जी, उसकी इच्छा है, चाहे वो कुछ भी मांग सके, मिलेगा। हाँ जी। टोक्यो से दिल्ली और फिर दिल्ली से पानीपत, गोल्डन बॉय नीरज जब पानीपत अपने घर पहुंचेंगे तो कैसा स्वागत होगा, उसका ट्रेलर 2 दिन पहले हम देख चुके हैं, जब नीरज के स्वर्ण जीतते ही पानीपत में जश्न शुरू हो गया। हरियाणा गीतों पर परिवार और आस पड़ोस की महिलाएं झूम उठी। नीरज के दोस्त और जानने वाले भी खुशी से नाचने लगे। जब पदक जीतने की खबर पर ये आलम था, तो सोचिए पदक विजेता के आने पर कितना बड़ा जश्न होगा। कुछ घंटों का इंतजार है, आज नीरज चोपड़ा हिंदुस्तान पहुंचेंगे और यहाँ पानीपत में उनके गांव में क्या हो रहा है। देखिए, उनके पिता, बाकी के जो भाई हैं तैयार हो रहे हैं। पिता और माता को एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अब चूंकि मीडिया का भी जमावड़ा है तो हर किसी से बातचीत हो रही है। बाकी जो रिश्ते में दादियां लगती हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने लगी हैं। आप दादी हैं? दादी। दोनों लोग दादी लगती हैं। कहाँ से आए? गांव की हैं, बाहर से आई? गांव के। अच्छा, आज बेटा आ रहा है घर पे, खुशी है? अब बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत बधाई है बेटे ना। सारे देश में खुशी है, हमको क्यों नहीं खुशी होगी। और हमारे पोते ना सारे विदेश देश में सारे में रोशन कर दिए हैं, बाला कर दिए, सबका बेटा ऐसे हुआ। पोते ने कमाल किया है, दादियों का खुश होना लाजमी है। आखिर दशकों की तपस्या जो पूरी हुई है, इस स्वर्णिम उपलब्धि में उन तमाम एथलीटों का भी पसीना लगा है जो करीब आकर चूक गए। सपना पूरा हो चुका है, देश के करीब 125 करोड़ लोगों का सिर गर्व से ऊंचा है। अब बस इंतजार है गोल्डन बॉय का। टोक्यो से राहुल रावत और पानीपत से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। भाला फेंक में देश को ओलंपिक स्वर्ण दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के साथ और भी कई एथलीट्स आज टोक्यो से दिल्ली लौट रहे हैं। इसमें इतिहास रचने वाली पुरुष और महिला हॉकी टीम भी है, तो कुश्ती चैंपियन रवि दहिया और बजरंग पुनिया भी हैं। मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली लवलीना भी हैं। पूरा देश जश्न में है। आज संसद के दोनों सदनों में ओलंपिक पदक वीरों को बधाई दी गई। इंतजार की घड़ी ज्यों-ज्यों कट रही है, बचा हुआ पल उतना ही लंबा लगने लगा है। बस थोड़ा इंतजार और देश की राजधानी में होंगे हिंदुस्तान के पदकवीर, वो विजेता जिन्होंने अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से टोक्यो ओलंपिक में भारत का तिरंगा शान से लहराया। भाले से सोने पर निशाना साधने वाले गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, 41 साल बाद ओलंपिक मेडल का सूखा खत्म करने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम, 41 साल बाद पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली रामपाल की अगुवाई वाली महिला हॉकी टीम, कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया,
कुश्ती में कांस्य जीतने वाले और ओलंपिक समापन समारोह में देश के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले ये सारे चैंपियन आज स्वदेश लौट रहे हैं। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, रेसलर बजरंग पूनिया और रवि दहिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और दोनों हॉकी टीम। विजेताओं की तैयारी के लिए दिल्ली से लेकर इन एथलीटों के घरों और शहरों तक भव्य तैयारी है। इनके स्वदेश पहुंचने से पहले संसद में पदक वीरों को बधाई दी गई। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। कार्यक्रम के मुताबिक टोक्यो से भारतीय ओलंपिक दल के कई सितारे शाम 5 बजे तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचेंगे। इनमें गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के अलावा कुश्ती में सिल्वर जीतने वाले रवि दहिया, कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और दोनों हॉकी टीम शामिल होंगी। अच्छा लग रहा है, फिर अभी इंडिया जाके सबसे मिल के उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और यही है कि बहुत दिन घर नहीं गया तो घर जाऊंगी, अभी यही खुश हो रही हूँ बस। शाम 6:30 बजे दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में इनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया था, जहां खेल मंत्री खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाले थे। अब ये समारोह दिल्ली के अशोका होटल में होगा। टोक्यो ओलंपिक में अपना परचम लहराने के बाद भारतीय ओलंपिक टीम आज दिल्ली पहुंच रही है। 4:30 बजे के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सीधे ही यहां अशोका होटल में ये टीम पहुंचेगी। आज खेल मंत्री पदक वीरों का स्वागत करेंगे तो सबसे बड़ा लम्हा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को आएगा, जब ये सितारे प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 15 अगस्त को लाल किले पर ओलंपिक दल को आमंत्रित किया है। आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इतने बड़े सम्मान से पदकवीर भावुक हैं। देश ने इन एथलीटों के लिए जो प्यार दिखाया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सुनिए आज तक से बातचीत में पिछले दिनों महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल ने क्या कहा था। पर मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ हॉकी प्लेयर इतने सालों के कैरियर में मैंने कभी नहीं देखा कि कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके जो है वो प्लेयर्स को इनकरेज किया हो हारने के बाद, वो भी कि आप लोगों ने कंट्री का दिल जीता है, आप इतने निराश मत हो। सो वो एक काफी इनकरेजमेंट थी उनकी तरफ से, जो आई थिंक हमें अभी रियलाइज नहीं हो रही, बट मे बी आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू ईयर्स के बाद हमें रियलाइज होगा कि कभी ऐसा टाइम भी था कि प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया हमें इनकरेज करने के लिए। बस चंद पलों की बात है और ओलंपिक विजेता हम सबके बीच होंगे। टोक्यो से बोरिया मजुमदार के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।